अभी तो 8 मिनट 15 मिनट के हैं चलो अपने दोस्तों का तारुफ करवा दो थोड़े से हाँ सारे तारुफ कर लेकिन करवा दो चलो पहले तारुफ करवा देना ठीक है ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है और क्या बुनियादी सूरत हाल इख्तियार कर गई ये चीज़। लेकिन इस वक्त जो हमारे दाएं बाएं दोस्त बैठे हुए हैं, शर्जील मीर साहब हमारे अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के सदर हैं, चौधरी इकबाल साहब हमारे सारों की सरपरस्त आला है, मैं तो अभी ऐलान कर देता हूँ, कादर मीर साहब हैं, अरशद अवान साहब हमारे सदर साहब हैं, तौकीर अवान साहब हैं, सदाकत साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, बाकी हमारे जो इस वक्त अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के लोग और हमारे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और बाकी अवामी नुमाइंदगी जो है, आम लोगों की नुमाइंदगी मैं खुद कर रहा हूँ आपके सामने। तो मतलब हर कंपोनेंट जो है वो इस वक्त मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम भाइयों का जिनसे हमारी एक दिली मोहब्बत और प्यार का रिश्ता, सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा की तरह आप हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिस्तन अवामी हलकों की बहुत बड़ी जिसे कहते हैं डिमांड के ऊपर, मुतालबे के ऊपर, कि जो आम सारिफ है, जो बिजली इस्तेमाल करता है इस पाकिस्तान के अंदर, जो दुकानदार है यानी गली मोहल्ले वाला है, दुकानदार है, बड़ी इंडस्ट्री वाला है, सबकी नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ ये था कि पिछले 5-7 दिनों से एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से आम लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर था कि हमारे जो हम इस काबिल नहीं रहे, ड्राइवर मिलते हैं, वेटर्स हमें मिलते हैं, हमें माली मिलता है, हमें पियोन मिलता है, हमें हर किस्म का जो शख्स क्लर्क मिलता है, हर बंदा कहता है कि हम अपनी सैलरी में से बिल नहीं दे सकते। यहां तक तो बात बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, लेकिन अब दुकानदार भी जो है वो भी मजबूर हो गया है कि वो अपनी दुकानें नहीं चला सकता। अब जो कारखानेदार है वो भी मजबूर हो गया है कि वो अपना कारखाना नहीं चला सकता। एक तरफ तो वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से शबाना रोज मेहनत से एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहे हैं, जो कि कुदरती आफत का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम उसके सामने अपने लोगों के साथ खड़े हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और फिर पूरी दुनिया से तकरीबन, मैं आज अलल ऐलान कहता हूं, तमाम मीडिया के जरिए अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि 10 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है, पैसे आ रहे हैं और ये 10 सितंबर से पहले पहले आएंगे। 10 अरब डॉलर की बड़ी रकम है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, चाइना और दूसरे ममालिक शामिल हैं। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी है, इसमें IMF भी है। ये 10 अरब डॉलर। लेकिन एक तरफ वजीर आजम की शबाना रोज मेहनत है और दूसरी तरफ वजारत खजाना जो है वो इस सारी मेहनत को रायगां करने पे तुली हुई है। अगर आप देखें, मैं आपके सामने 2-3 मिसालें रखता हूं। तफसीली बात शर्जील मीर साहब करेंगे, अपने नुमाइंदगान की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से अरशद अवान साहब करेंगे, अंजुमन ताजरान की तरफ से ये करेंगे, शाहिद गफूर पराजा साहब वो रास्ते में क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी फंसे हुए हैं ब्रिज के ऊपर, वरना वो भी पहुंच जाएंगे जब तक इंशाअल्लाह ताला। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं वजारत खजाना से कहूंगा कि ये लुट मार बंद करें। खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जो पहले से टैक्स देता है उसको टैक्स पे टैक्स लगाई जाए, और जो नया आप फाइलर ढूंढने ना और जाके उनसे कहें, जो पहले वाले हैं उनसे कहें जी मौसमाती में अजीब अजीब किस्म के टैक्सेस जो हैं वो मैं देख रहा हूं उसके अंदर। यानी ये एक इंडस्ट्री का बिल मेरे हाथ में है, जो एक्चुअल उसका बिल जो है 2,92,000 है। जो उसने बिजली जो है वो खर्च की है वो 2,92,000 की है। किस रेशो से? टैरिफ से 21 रुपए के हिसाब से और फिर 27 रुपए के हिसाब से उसका बिल कितना आया? 7 लाख। 7 लाख रुपया उसका बिल, ये मेरे हाथ में है। ये कोई अलफ लैला की कहानी नहीं है। अब उस 7 लाख में अगर मैं देखूं तो यहां लिखा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, मौसमाती चार्ज लिखा हुआ है। अब तो हमें ये टैक्स जो लगे हैं, इनकम टैक्स लिखा हुआ है, जनरल सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर मसूल गवर्नमेंट रकम, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिखी हुई है, FC चार्ज लिखा हुआ है, TR, मतलब कि 11 के करीब टैक्सेस जो हैं
इसमें लगा के 4 लाख रुपया वसूल किया गया। इसके बाद आप आ जाए, एक और इंडस्ट्री का बिल है जो लास्ट मंथ उसका बिल आया 1,67,00,000 रुपया। आज उसका बिल आया 3,82,00,000 रुपया। वो खुदा का बंदो, ये तो बंद करके तो भाग जाएंगे, ये तो चले जाएंगे, ये तो गए। इसके बाद आ जाए आप, ये घरों के बिल मैंने मंगवाए हैं, ये हमने अपने इलाका से, सादकाबाद से, डोग काला खान से, डोग कब्बा से, ये सैटेलाइट टाउन के बिल नहीं मैंने मंगवाए। उसके बिल अगर आप देख लें तो 100 यूनिट एक बंदे ने खर्च किया है तो उसका आ रहा है 3500। 200 यूनिट का आप कह रहे हैं कि जी वो फ्री है, उसका आ रहा है 4,000, 5,000, और मेरे ड्राइवर का आया 16,000। कहने से मुराद ये है कि ये इतना बड़ा जुल्म है आम लोगों के ऊपर, और आम लोगों से सकत खत्म होने के साथ साथ अब एक दुकानदार जो है, जो सुबह आता है और शाम को, रात को जाता है, बल्कि अपने बच्चों का पेट पाल के, वो भी बिजली का बिल देने से कासर है। इंडस्ट्री चलाने वाला जो है वो भी 1.5 करोड़ अगर एक्स्ट्रा बिल दे देगा टैक्स की मदों में, तो फिर मेरा ख्याल है उसकी इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। यानी कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इफेक्ट ना हुआ हो इन बिजली के बिलों की वजह से। मेरी गुजारिश ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस आवाज को इंशाअल्लाह ताला वजीर आज़म पाकिस्तान सुनेंगे, और जो उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, कमेटियां बनते तक तो लोगों के घरों के चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे, उनके रिजल्ट आने तक फौरी फैसले होने चाहिए कि जो शख्स जो है, जितना भी यूनिट आप उसको फ्री कर रहे हैं, उसको अगर इतना बिल आया तो वो बिल जमा ना कराए। दूसरा, ये जितने आप टैक्सेस लगा रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, इनको फिल फोर वापस लिया जाए अगर इस मुल्क ने चलना है तो। इस मुल्क की इकॉनमी डकैती से नहीं चल सकती, जबरदस्ती से नहीं चल सकती। इस मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए जो रास्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनाया है वो बेहतरीन रास्ता है, और वजारत खजाना को चाहिए कि उनके रास्ते को अपनाए। अगर यही उनका स्टाइल रहा, यही बातें रही, यही जब आप बात करते हुए ये कहेंगे हाँ जी कोई नहीं जी दुनिया के अंदर ये हो गया। मैं तो कल एक अपनी ही, हमारी यहाँ पे वजारत खजाना की एक हमारी जिम्मेदार खातून है, उन्होंने जिस तरीके से डराया है, तो अगर डराना ही था तो फिर डराने के लिए और लोग काफी थे हमारे। हमें डराए नहीं, हमें काम करके दें। हमारे लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, उन मुश्किलात के हल दें, और वो मुश्किलात का हल ये है कि नए फाइलर ढूंढें और नए फाइलर के जरिए टैक्स को इकट्ठा करें। जाए बड़ी बड़ी गाड़ियां ढूंढें, जाए बड़े बड़े घर ढूंढें जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जो पहले से नेटवर्क में है, उनको टैक्स दोबारा बार बार लगाने से, बार बार नहीं, यानी अंदाजा लगाएं कि 1,67,00,000 रुपए का बिल आया 3,82,00,000 का। ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो मेरी एक और 2 गुजारिशात हैं, जिसके बाद मैं इस फोरम के लिए अपने जो ट्रेडर्स कम्युनिटी, एक तो ये है कि मुल्क में नागानी आफत आ चुकी है, इसके लिए भी ट्रेडर्स जो है तैयार है। मैं यकीन माने अभी बात कर रहा था तो मुझे कई इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके बिलों को हम डबल ट्रिपल कर चुके हैं, उनके फोन आए हैं कि हम वजीर आजम के रिलीफ फंड में पैसे देना चाहते हैं। ये अभी आधा घंटा पहले आए हैं। यही लोग तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इस मुल्क के अंदर, और अगर इन्हीं को आप एड्रेस नहीं करेंगे, इन्हीं को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, ये आपके स्टेक होल्डर हैं, तो फिर आप किससे बात करेंगे। और तीसरी बात, ये नागानी आफत को लिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम सियासी पार्टियों को कि खुदा के लिए 6 माह के लिए अपनी तमाम ऐसी सरगर्मियां सस्पेंड कर दें। अपनी मां, बहन, बेटियां जो इस वक्त घरों से बेघर होकर सड़कों पे हैं, गलियों में हैं, स्कूलों में हैं, उनका साया बने, उनके सर पे दुपट्टे का काम करें, उनके सर पे साये का काम करें, हमारे बच्चों को लें, उनकी कफालत करें। ये सारी चीजें सारी सियासी जमातें मिलकर करें। और इमरान खान साहब, आपसे भी गुजारिश है, आपको बहुत बहुत ही अच्छा लगता है अपने लिए फंड मांगना। मैं सियासी बात इसलिए करके उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपसे गुजारिश है, अपील करें। आप इस वक्त पाकिस्तान डूबा हुआ है, डूब रहा है, अपील करें। आप अपने लोगों से पैसा मांगे, अपने लिए तो मांगते हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए भी मांगे, अपने लोगों के लिए भी मांगे। आप एक यूनिवर्सिटी जहां 45 के करीब लोग पढ़ते हैं, उसके लिए फंड मांगने के लिए तैयार हैं।
آپ اپنے ہاسپٹل کے لیے فنڈ مانگ کے، خیراتی فنڈ مانگ کے اپنے جلسوں پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بھی تو فنڈ مانگیں. یہ جو میری ماں، بہن، بیٹی جو ہے اور میرا بزرگ جو ہے، میرا نوجوان جو ہے، وہ چھت کے بغیر ہو گیا. ایک تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر سوچنا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اعلان کرتے ہیں تمام انجمن تاجران کے بیہاف پر، ایک دکاندار ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بھی، انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور پشت پہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ ہم اپنے ان جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے اپنا فرض سمجھ کے ہم انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. یہ دو بہت ہی اہم چیزیں تھیں، اس لیے میں نے اس پریس کانفرنس کو بھی یہاں تک محدود رکھا ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی اور چیز پہ چلا جاؤں. کسی سیاسی بات پہ ہم کرتے رہتے ہیں. آج اگر ہم سیاست کے اندر ہیں تو اس پاکستان کی بدولت ہے، عزت اس پاکستان کی بدولت ہے، اور اس پاکستان کے قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہم اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کو کسی ڈھنگ سے چلنا پڑے گا، کسی رولز اور ضوابط اور قواعد و ضوابط کے مطابق چلنا پڑے گا. اب میں گزارش کروں گا شجیل میر صاحب سے، اس کے بعد ارشد اوان صاحب سے، اور پھر آپ کے سوالات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں میں حنیف عباسی صاحب کو کہ آج وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا اور اپنی کمیونٹی، جو ان کی کمیونٹی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے آج کہا کہ میں پریس کانفرنس کروں گا. اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو. اور ہاں، انہوں نے ہاتھ تھوڑا ہولا رکھا، ان کی حکومت ہے، لیکن میں ہاتھ ہولا نہیں رکھوں گا. میں آپ کو بتاؤں، یہ ملک تاجروں کی وجہ سے چل رہا ہے. آج جو انہوں نے بل دکھائے، انڈسٹری کے بل دکھائے، کیا چاہتی ہے یہ حکومت؟ یہ وہ چھوٹی سی چھوٹی انڈسٹری ہے جہاں پہ کم سے کم 100 بندہ روزگار ہوتا ہے. یہاں پہ یہ روزگار مہیا کرتا ہے معاشرے میں. یہ کیا کرتا ہے؟ معیشت کی ریڑھ کی ایسی ہڈی رکھتا ہے. یہ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. بہت سی بڑی آپ نے ملوں کو توڑ دیا ہے، جنہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے ملیں لگائیں، جنہوں نے چائنا میں جا کے ملیں لگائیں. آج بنگلہ دیش کی اکانومی کہاں پہنچ چکی ہے اور آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے؟ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ جب چلی ملی والے کو، جو ایک چھوٹی سی فیکٹری چلائے، اور اس کو آپ نے آ کے وزیر خزانہ بنا دیا ہے. ان کی سوچ یہاں تک محدود تھی. مہربانی فرما کر آپ تاجروں کے بارے میں سوچیں. ہم آپ کا حصہ ہیں. ہم نے کل سے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تاجروں کے، پھر بھی ہم انشاءاللہ تعالی سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری طرح کھڑے رہیں گے. لیکن خدا کا واسطہ ہے، ہمارے تاجروں کو اب کھانے کا موقع دو. ان کے روزگار ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کے روزگار ختم ہو جائیں گے تو وہ لوگوں کو روزگار کیسے دیں گے؟ آپ کی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکے گا تاجروں کے بغیر. ہم بار بار کہتے ہیں، ہم بارہا کہتے ہیں، جب کوئی آپ کو پیسہ چاہیے ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو ٹیکس چاہیے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی پالیسی بنائیں، اب جب بھی کوئی آپ پالیسی بنائیں تاجروں کے لیے، سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھیں. کیا پتا آپ کو ہم صحیح بتا سکیں جو ریونیو آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا پتا آپ کم بتا رہے ہو اور ہم آپ کو طریقہ بتائیں تو آپ زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکیں. ہم نے یہ تجربے کیے ہیں. ہم نے پراپرٹی ٹیکس والوں کو کہا کہ انہوں نے ایک ظالمانہ ٹیکس لگا دیا 2 سال پہلے. ہم نے ان سے کہا، میٹنگ کی، ان کو بٹھایا، سمجھایا کہ اس کو اس لحاظ سے اس طرح کیا جائے. اس سال 1.5 ارب روپیہ زیادہ اکٹھا ہوا. آج بھی سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے. اس حکومت کی طرف سے ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلو کی بات ہو. آپ نے کہ ارشد اوان صاحب کو بٹھائیں، جب ٹریڈرز کی بٹھائیں، جب آپ ان کو بٹھائیں گے اصل یہ بڑے لوگ بھاگ جائیں گے. یہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. اس لیے ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہاں ہم پہ ٹیکس لگاؤ، ہم ٹیکس دیں گے تاکہ ہمارے ٹیکس کی وجہ سے ہمارے غریب کو سہولت میسر ہو. آپ نے بہت بڑا کام کیا کہ 200 یونٹ پہ آپ نے کہا کہ ہم فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں لگائیں گے. 200 یونٹ پہ تو ایک بلب چلتا ہے بھائی. آپ کو کم سے کم آج مطالبہ کرتے ہیں کم سے کم 500 یونٹ کو فیول ایڈجسٹمنٹ سے فری کریں. ہاں، جب ہم نے شور ڈالا تو میں نے بھی مقتدر حلقوں سے بات کی
ان سے کہا کہ ایسا ہی نہیں چلے گا ملک، تو انہوں نے یقین دہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے ٹیکسز انشاءاللہ تعالی ان قریب ختم ہوں گے۔ ہاں اگر ختم نہ ہوئے تو میں حنیف عباسی صاحب کے ساتھ مل کے، ارشد ایوان صاحب کے ساتھ مل کے، شاہد غفور پراچا صاحب کے ساتھ مل کے ہم شہر میں نکلیں گے، اور ہم جب نکلتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ پھر طوفان برپا ہوتا ہے، اور طوفان ہم برپا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اب میں جی ارشد ایوان صاحب سے پھر اس کے بعد آپ کے سوال لے لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراچا صاحب کو پتا میں عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پریس کلب میں رکھ دیتے، پھر کہا میرے گھر میں رکھ لیں، اور کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ کیا عباسی صاحب پریس کانفرنس کریں گے اپنی حکومت کے خلاف؟ تو میں نے کہا جی بالکل ضرور کریں گے، کیونکہ یہ میرے پہلے آزمائے ہوئے ہیں پنجاب ڈرگ ایکٹ کے اوپر، اور انہوں نے پنجاب ڈرگ میں حکومت اپنی تھی پھر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ بات یہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے عوام کی بات کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو ابھی کام کیا گیا ہے، آپ پریس والے دوست سب جانتے ہیں، یہ ملک کی اکانومی کو بٹھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ انڈسٹری بند ہو جائے گی، ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، اس صورت میں اس ٹیکس کے اوپر، اس بجلی کے بل کے اوپر پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ وہ چھوٹی انڈسٹری ہو تب بھی نہیں چل سکتی، وہ بڑی انڈسٹری ہو تب بھی نہیں چل۔ دنیا میں لوگ انڈسٹری کو ریلیف دیتے ہیں، وہاں سے امپلائمنٹ ملتی ہے۔ یہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں انڈسٹری کو ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے اور انڈسٹری بند کرنے کا سوچا جاتا ہے۔ اور میں اس موجودہ گورنمنٹ سے، عباس صاحب کی قیادت سے، اور آپ میڈیا کے خدا کے لیے اس انڈسٹری کو بچائیں۔ پہلے ہی پاکستان روپیہ گرنے سے انڈسٹری بہت مشکل میں ہے۔ میرا تعلق فارماسیوٹیکل سے ہے، عباس صاحب کا بھی ہے۔ دنیا میں را مٹیریل بڑھنے کے بعد ہمارا 40-50 روپیہ ڈاؤن ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو پہلے ہی چیزیں اوپر سے ریٹ بھی نہیں مل رہے، پہلے ہی چیزیں مینوفیکچرنگ کاسٹ میں نہیں، آدھی لائف سیونگ ڈرگ کمپنیاں نہیں بنا رہی اس وقت، جو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے نہیں بنا رہی کہ اس کی کاسٹ پوری نہیں ہو رہی۔ ابھی جو انہوں نے فکس ٹیکس کیا تھا چھوٹے تاجر کے لیے 3000 اور 6000، اس میں بھی یہ اتنی بڑی انہوں نے زیادتی کی ہے کہ جس پہ ہم سب ان کے ساتھ تھے کہ آپ بیٹھیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں تمام پورے پاکستان کے بیٹھنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کریں، مگر جب انہوں نے نوٹیفکیشن کیا تو جہاں ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا اس کو بھی مہینے کے 3000 لگا دیے، 3000 کی جگہ 6000 لگا دیے، اور 6 سال کا 72,000 روپیہ وہ کہاں سے دے گا؟ یہ ایسی فنانس میں جو اس وقت دوست بیٹھے ہوئے ہیں ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ تاجر جتنے بھی ہیں ٹریڈ سے تعلق رکھتے ہیں، انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ اپنا کام نہ کر سکیں، یا حکومت کے خلاف ان کی پالیسی ہے، یا کچھ لوگ دوست ضرور ایسے بیٹھے ہیں۔ موجودہ پرائم منسٹر کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، کیا کوئی ان کو خراب تو نہیں کر رہا؟ یہ جو ابھی بل ہے یہ انڈسٹری کے، میں انڈسٹری سے ہوں، تمام انڈسٹری نہیں چل سکتی، کسی صورت انڈسٹری اپنی مینوفیکچرنگ کاسٹ پوری نہیں کر سکتی، کچھ بھی کر لے۔ پہلے ہی مندے کا رجحان ہے، اب وہ پہلے ہی اپنے ایکسپینس پورے نہیں کر رہے اور اوپر سے یہ کام کر دیا، تو اس لیے انشاءاللہ جو بھی شدید میر صاحب نے کہا ہم اس سے بادشاہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے بچوں کا رزق ہے، ہماری انڈسٹری ہے، ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ اس پہ لگی ہوئی ہے، نہ ہم انڈسٹری چلانے کے قابل ہیں نہ بند کرنے کے، اس لیے ہم یہ کسی حالت میں بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ بڑی عباسی صاحب، لندن سے بھی میاں نواز شریف صاحب کی آوازیں آئی ہیں کہ یہ آپ کی وزارت خزانہ کا جو وزیر خزانہ ہے اس کی کارکردگی صفر ہے اور خراب ہے، یہ کیا کھلواڑ کرتے رہے اتنا 3-4 مہینے؟ قوم کے ساتھ جو مذاق ہوا اس کا جو ذمہ دار کون ہے؟ کب اس کو تبدیل کر رہے ہیں؟ کون آ رہے ہیں ان کی جگہ پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وزارت خزانہ کی کارکردگی وہ نہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ابھی سونے پہ سہاگا جو ابھی الیکٹریسٹی کے اوپر کیا ہے، اب الیکٹریسٹی کا ایشو تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جتنا کہ ٹیکسز کا ایشو ہے۔ یعنی اگر بجلی کی بات کریں تو بجلی کے حوالے سے تو بات نہیں، 11 ٹیکس لگے ہوئے اس کے اندر، یعنی ساری کی ساری ذمہ دار جو ہے وزارت خزانہ ہے۔ جہاں تک ٹیم کا تعلق ہے، اس کو تبدیل کرنے کا تعلق ہے، اس کو رکھنے کا تعلق ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا ہے، وہ کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں وزیر اعظم کے بیہا پہ بات کروں گا، باقی تو سارے ایشوز کے اوپر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں، اور میں ہمیشہ رہا ہوں، یہ آج نہیں، میں ہمیشہ رہا ہوں۔ جب ہمارے ٹریڈرز، ہماری لوکل کمیونٹی کو میری ضرورت پڑی ہے تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں۔ اس نتائج سے بلا خوف خطر میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی۔ میں 1 منٹ اپنا، میں رائے صاحب، میں دوسرا جواب آپ کو دے لوں
ये दूसरी बात आपने क्या कही थी आपने इसके हवाले से? कौन आ रहे हैं? नहीं वो तो वजीर आजम के ब्याह पे मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, नहीं सुने उनका क्या करें? सुने, वजीर आजम के ब्याह पे मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये सारी चीजें जो है उनके इल्म में है। दिन रात 3 सेक्टर के ऊपर वो लड़ रहे हैं। एक दुनिया के अंदर जाकर कायल करना कि आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करें, एक नागानी आफत के मुकाबले में खड़े होना जाके लोगों के साथ, वो तीसरा वो अपने लोगों के हवाले से फिक्रमंद है। और मुझे उम्मीद है जैसे मीर साहब ने कहा कि निगोसिएशन चल रही है मुख्तदर हलकों के अंदर, तो इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा। नहीं निकलेगा तो ये मैदान है, ये घोड़ा है। राजा साहब आपकी जो कुर्बत है वज़ीर आज़म से वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन फिर क्या वजह है कि आपको आज कैमरों के सामने ये शिकवा करना पड़ा? आप वक्त लेके भी उनके पास जा सकते थे। एक सवाल। दूसरी बात यह है कि क्या आपका ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अदम एतमाद समझा जाए हुकूमत के खिलाफ या खजाना के खिलाफ? शहरीर साहब ने जो फरमाया है कि बहुत सारे लोग यहाँ से भाग जाएंगे, हमने यहाँ ही रहना है, क्या कुछ पहले लोग भी भाग गए हैं? अच्छा राय साहब, 2 चीजें हैं बड़ी क्लियर और क्रिस्टल चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जब आप घर में एहतजाज बच्चे करते हैं अपने वालिद के सामने, तो वो कोई ये एहतजाज नहीं होता कि मैं वालिद नू छड़ रहे हैं, अब्बा नू छड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इशू ये होता है कि हर जमहूरी मुआशरे के अंदर आपका राइट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कुर्बत आज भी मौजूद है और कब्र तक मौजूद रहेगी इस शख्स के साथ, एक शख्स के साथ। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं कितने इत्मीनान और कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं कि ये एक प्रेशर जो लोगों के अंदर ये जो उबाल आया हुआ है, आम पब्लिक गली मोहल्ले से लेके इंडस्ट्री वाले, इनको संभालना है, इनके साथ बैठना है। अगर मैं भी नहीं बैठूंगा तो फिर ये सड़कों पे होंगे ना। मैं कहता हूं सड़कों पे आने से पहले इनके साथ बैठकर तो इन इश्यूज को हल कर लिया जाए। तो ये अवाम की आवाज है जो हम कैमरे के जरिए पूरे पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं। जहां तक प्राइम मिनिस्टर तक आवाज पहुंचने की बात है, आवाज पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह ताला उस पर हम अमल दरामद भी करवाएंगे, ये अल्लाह ताला के फजलो करम से। दूसरा रह गया अदम एतमाद वाली तो बात इसलिए नहीं है कि आपके आने से पहले मैंने बताया कि $10 अरब के लिए वो शख्स निकला और वो $10 अरब कमिट करवा के आ गया है और 10 सितंबर से पहले इस पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह ताला। भाई साहब ये बताइएगा कि अवामी आदमी होता है, वो अवाम के मसाइल में आज जिस तरह आपने इशू उठाया, हर शहर की, हर पूरे पाकिस्तान में ये आवाज आ रही है कि बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या ये आप नहीं समझते कि नॉन इलेक्टेड लोग जो होते हैं ये अपनी पार्टी को, आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, बिजली के बिलों पे तमाम नजला जो पब्लिक पे उतारा जा रहा है, इस पे आप अपनी हुकूमत को कैसे समझाएंगे कि ये सत्ती साहब, ये मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। हमारे दोनों अशखास जो हैं उनका लोकल पॉलिटिक्स या जिसे कहते हैं ना अवामी नुमाइंदा, ग्रास रूट से ताल्लुक नहीं है। जिस शख्स का ग्रास रूट से ताल्लुक होगा तब मैं निकलो ना। मुझे किसी ने चीखे मार के नहीं कहा, मुझे मीर साहब ने या सारे लोगों ने बताया कि यार हमारे बिल इतने आ गए, तो मेरे घर का भी उतना ही आ गया, मेरी छोटी सी फैक्ट्री का भी उतना ही आ गया, 5 आता था तो 9.5 आ गया। तो सब एक ही कश्ती के हम सवार हैं। और शहर के अंदर देखिए हमने कभी आग नहीं लगाई, हमने कभी बल्ब नहीं तोड़ा, हमने इस शहर के अंदर हमेशा इसको संवारा है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देख लें, आप बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट देख लें, आप स्पोर्ट्स ग्राउंड्स देख लें, मतलब कि आप इस्लामाबाद की तरफ हम चल पड़े हैं। वजीर आजम के विजन को हम वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दे रहे हैं वहां पे हम ब्रिजेस दे रहे हैं, वहां पे रोड्स दे रहे हैं, वहां पे हम इंशाल्लाह स्कूल और कॉलेजेस दे रहे हैं। ये 6 महीनों के अंदर अंदर दे रहे हैं। मेरा कहने से मुराद ये है कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इस पे गौर गौस होना चाहिए और मेरा ख्याल है हो सकता है शुरू भी हो गया। सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि $10 अरब जो है वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहिए ना कि ये $10 अरब किस मत में आ रहा है, कर्जे की बात में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की सूरत में आ रहा है, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर $10 अरब कर्जा ही लेना है, आप अपने पेट्रोल पे लेवी टैक्स देखें, आपकी बिजली के बिलों पे आप देखें, आप गैस के बिलों पे देखें, आपको तो बाहर पे कर्जा लेने की जरूरत नहीं। आपने तो वहां पे ऐसे में छोड़ा है कि वो कर्जे अगर आप वापस करना चाहें तो वो भी कर सदाकत भाई, ये बात तो आपकी 200% टैक्सेस की मद में जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। $10 अरब का आपने बताया वज़ीर आज़म कामयाब होंगे, वो लेके आएंगे। जो सोशल मीडिया जो हल्के बात ये कर रहे हैं कि कतर के साथ जो मुआहदा हुआ है $3 अरब का, क्या इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट गिरवी रखा जा रहा है या उसके ऊपर सरमायाकारी है? अच्छा देखिए ना, ये तो अब अभी मुझे एक और, मैं पीटीआई की खातून है, अब क्या कहूँ मैं उसको नहीं सुन ले भाईजान, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, मैं उसको मिलाने लगा एक चीज को। वो कहने लगे एक त्यारा खड़ा था, दूसरा त्यारा वजीर आजम का खड़ा था। सोशल मीडिया के अंदर मैं
आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, 90% झूठ होता है, 90% झूठ होता है। आज भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है मैं उसके ऊपर रिलाई करता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये तो बिल्कुल झूठ है, इन्वेस्टमेंट है टोटल, ठीक है जी, कोई कर्जा शर्जा नहीं है। ये जो सदाकत साहब ने बात की कि ये जो टैक्सेस इसके ऊपर लिए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, टैक्सेस खर्च पे ही जा रहे होंगे, हुकूमत के एक्सपेंसेस जो हैं उसके ऊपर जा रहे होंगे, और कर्जा लेके कर्जा वापस, जो कर्जे चढ़े हुए थे। देखें, मैं इसमें ये एक बात आपको क्लियर क्रिस्टल कह दूं, जो डॉक्यूमेंट्स पे मौजूद है कि पाकिस्तान का कर्जा 20,000 अरब था, 20,000 अरब जब हम छोड़ के 2018 में गए थे। जब पीटीआई की हुकूमत गई 45,000 अरब था। 75 साल में 20,000 अरब और 25,000 अरब का इजाफा होता है 3.5 साल में। तो इसको जरा ज़हन में रखा जाए, एकदम हम उन चीजों को बिल्कुल जो आप सदाकत साहब कह रहे हैं उसी के लिए तो हम बैठे हुए हैं। उस जदून साहब आ जाए, आ जाए। मेरा आपसे एक सवाल है कि इस वक्त मेरा आपसे सवाल है, मैं जरा प्राचा साहब बिठा लवा भाईजान जगह प्राचा साहब नहीं इधर जी जी हाँ जी टैक्सेस की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री से आए हुए हैं जी, वहाँ पर एक फिक्स टैक्स लगाया गया है जी, जो सिर्फ इंडस्ट्रीज को, और जो मिनिमम स्टार्ट होता है 20,000 से 3 लाख 4 लाख करोड़ तक जाता है, वो फिक्स टैक्स और किसी को नहीं लगाया गया है, सिर्फ इंडस्ट्री को लगाया है। भाई साहब ये बताएं कि जी मीर साहब, आवाज़ें हर तरफ से उठ रही हैं, आपकी विद द पार्टी भी लोग बात कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं लोग पिछले एक हफ्ते से। ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ है वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब ये आपने वज़ीर आज़म की तारीफों के फुल बांध दिए, ये बताएं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, वज़ीर आज़म झूठ बोल रहे हैं। मेरी साहब पहली बात इस्माइल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने जो भी टैक्स लगाया उसकी इजाजत शहबाज शरीफ साहब से लिए, तो क्या शहबाज शरीफ साहब करके वो भूल चुके थे, मिफ्ता साहब झूठ बोल रहे। नंबर 2, आबिद शेर अली साहब ने भी काफी आड़े हाथों लिया अपनी हुकूमत को, क्या इलेक्शन में मार पड़ने का डर है? नहीं, मेरा उस्मान और अपना मीर साहब, मेरा तो इन दोनों चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं कभी ये इलेक्शन में जाने से कभी डरा हूं। मैं तो मुश्किल हालात में नहीं डरा, और आपको पता ही कि किस तरह इलेक्शन से दूर किया गया। उस वक्त हम आखिरी वक्त तक खड़े थे, और ना ही मैं अपनी आवाम से नहीं डरता। मैं तो आपको पता है, मेरे साथ तो जब मैं जाता हूँ फील्ड में मेरे नहीं सुन ले, मैं उधर ही आता हूँ ना, उसने कहा है डरने से। दूसरी बात यह है कि ये हमारा हक है, ये हमारी आवाम का हमारे ऊपर हक है कि हम उनकी आवाज को बुलंद करें। जहां तक रह गया, मिफ्ता साहब कहते हैं जी मैंने सारा शहबाज शरीफ साहब से माना है, वो शहबाज शरीफ बता सकते हैं या मिफ्ता साहब बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि मुझे मेट्रो का इंचार्ज बनाया जाए तो बाद में मैं शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगा दूं। ये नहीं हो सकता। जब मेट्रो का फुल इंचार्ज मैं हूं तो मेट्रो की एक एक पाई का हिसाब हनीफ अब्बासी ने दिया है, फिर कोई और नहीं देगा। जी भाई, मेरा ये बताइएगा कि आप 10 अरब डॉलर आने की खुशी मना रहे हैं सर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जो असासे हैं, क्या आप उनसे अपील करते हैं कि वो असासे बेच के एवन फील्ड अपार्टमेंट बेच के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएं? भाईजान मेरी बात सुने, देखे ना, ये जो बात है ना कि वो बेच के लाएं, मैं बेच के बाहर जाऊं, ठीक है ना जी? नहीं, देखे ना, ये देखे ना, इस वक्त दो मेरा भाई है तू बहुत सीरियस इश्यूज को ना आप उधर ले गए हैं, जिनके माँ बाप जो थे ना वो पार्टीशन से पहले अमीर थे, और जिसके कहने पे या जिसने ये चोर चोर का शोर मचाया है, उसने 50 करोड़ रुपए मियां नवाज शरीफ से कैश लिया था। छोड़े जमीन को, जमीन तो सरकारी थी, 50 करोड़ रुपया उसने कैश लिया था मियां नवाज शरीफ से। कब? 96 में, 96 में। ये वो लोग हैं, तो इसलिए उसको छोड़े उस बात को। भाई साहब ये बता दें कि आपकी सख्त सवाल से ये तासुर मिलता है कि आपको टास्क दिया गया है क्योंकि इजहार डार साहब को पाकिस्तान लाने के लिए जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और दूसरा तरीके एतमाद से पहले आपका बयानिया था वोट को इज्जत देगा, वो बयानिया आपकी डील होने के बाद क्यों दब गया? क्या वापस? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मुझे किसी डील का कोई ना, मैं डील का कभी हिस्सा रहा हूँ। अगर डील का हिस्सा होता तो मैं कभी उम्र कैद में ना जाता। मैं डीलें चीलें नहीं करता होता मेरी जान। हाँ, अगर इसहाक डार साहब के बारे में आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो ये मैं कहने के लिए तैयार हूं कि मेरा उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। इस मुल्क को पहले भी उन्होंने भंवर से निकाला है, बहुत दफा निकाला है, तो मुझे तो उनकी सलाहियतों पे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव इसहाक डार साहब को वापस लाना है, तो ये गलत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टोटल मकसद
हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी, ताजर कम्युनिटी, हमारे आम सारिफ जो बिजली इस्तेमाल करते हैं और हमारी इंडस्ट्री, हम उनकी नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हैं। अच्छा साहब, आपके इर्द गिर्द जो है वो तमाम ताजर बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि ये इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। आप कहते हैं मियाँ साहब जो है उनके बाप दादा जो है वो जागीरदार थे और वो कारोबार कर रहे थे, अब क्या मसला है कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करना चाहते और यहाँ नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उसकी पूरी तफसील मैं आपको ना कल आप व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं सारा बता दूंगा। अच्छा बासी साहब, आप मेट्रो बस के सरपरस्त रहे, आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रीना जो ट्रांसपोर्ट का मसला था वॉल्व किया, क्या समझते हैं आपकी हुकूमत है, आप मजीद इसमें मेट्रो में एक्सटेंशन करने जा रहे हैं? बड़ी अच्छी बात की है जी आपने, बस ये आखिरी सवाल लेके तो अभी हमने जी मेट्रो के हवाले से यस, मैंने जी 12 कौ हमने तकरीबन 2 हफ्ते में चलाई, 2 हफ्ते में हमने गुलबर्ग से पिम्स 2 हफ्ते में, हमने 4 साल से बंद मेट्रो प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट का था 4 साल से बंद, हमने 10 दिनों में चलाया। 10 नए रूट इस्लामाबाद के हम लेके आ रहे हैं और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो अपना हमारे जो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो इंशाल्लाह ताला वहां चलनी शुरू हो जाएंगी और सफाई का निजाम भी ला रहे हैं, हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग के हवाले से भी, और इस तरह खेल के मैदान भी, बाकी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो 31 दिसंबर तक हम इंशाल्लाह मुकम्मल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। मार्च किया उन्होंने इसीलिए है कि वो अवाम को रिलीफ देंगे। आपने कहा कि वज़ीर आज़म शबर और मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। सर 4 माह की जो अरसा हो चुका है उसमें क्या रिजल्ट है, क्या अवाम को मिला? बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, ऊपर से ये टैक्स जो लगाया गया बिलों का, और इस वक्त जो सलाम की सूरत हाल है, आप क्या कहेंगे? 13 जमातें आई थी इस मुल्क को रिलीफ दिलाने के लिए, अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए, क्या उसकी करंट सिचुएशन क्या? आप इंशाल्लाह ताला इन तीन महीने की और 3.5 साल की जो खराबी है ना, हम 25 साल की खराबी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3.5 साल की। 2018 में आटा कितने का था? 2018 में डॉलर कितने का था? पेट्रोल कितने का था? चीनी कितने की थी? दालें कितने की थी? वो निकाल लें। और 3.5 साल की जो इमरान खान ने आके छोड़ा हमें जिस जगह डगर के ऊपर, और 3 माह बाद 6 महीने की मैं गारंटी करता हूं, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 6 महीने बाद इस मुल्क की तकदीर इंशाल्लाह ताला इसी वजीर आजम की बदौलत बदलेगी। अब मैं प्राचा साहब से कहूंगा कि 2-3 मिनट अपने ख्यालात का इजहार कर लें और आपने जो ग्रीवेंसीज हैं आप तक पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया का मशकूर हूँ और हनीफ अब्बासी साहब का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से सूरत हाल है, जिसमें ताजर हों, इंडस्ट्री के लोग हों, आम शहरी हों, हर बंदा इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में है। और मुझे इसके ऊपर खुशी भी है और हैरत भी है कि हनीफ अब्बासी साहब ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और हमें भी दावत दी। मैं दोनों चीजें कह रहा हूँ कि मुझे इस बात पे जरूर मैं सोचता हूँ कि क्यों बुलाई, लेकिन गुजारिश ये है कि ताजर नुमाइंदे भी हैं और ये आवाम और शहरियों के नुमाइंदे भी हैं। इन्होंने इस हवाले से अपनी आवाज़ उठानी ज़रूरी समझी और हमें भी, चूंकि हम स्टेक होल्डर हैं, तो हमें साथ रखा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, ताजर बरादरी ये चाहती है कि ये जो फौरी तौर पर ये जो टैक्स लगे हैं और फ्यूल एडजस्टमेंट लगा है, इसको वापस होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर इस वक्त टैक्सेस के बहरान है और मसाइल हैं, POS के हवाले से, पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से, उसके भी मामला जो है बैठ के हल होने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि हम इस मुल्क के वो शहरी हैं जो इस मुल्क का दर्द भी रखते हैं, तकलीफ भी रखते हैं और इस मुल्क के लिए हमेशा टैक्स दिया है। कोई ऐसा फर्ज यहाँ पे मौजूद नहीं है जो टैक्स ना देता हो। हर बंदा टैक्स दे रहा है और देता रहा है और आइंदा भी हम इस मुल्क और कौम के लिए टैक्स देते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो आजकल हो रहा है, हर चंद दिन बाद कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है, इशू खड़ा कर दिया जाता है, क्या इसके पीछे कोई मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश है? ये सोचने का मुकाम है। और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से मैं मुतालबा करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि उन्होंने नोटिस लिया है इन तमाम मसाइल के ऊपर, खुसूसन ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर, तो वो इस नोटिस के साथ साथ ये भी चेक करें कि वो कौन लोग हैं, इसका जरूर चेक होना चाहिए कौन लोग इसकी खराबी कर रहे हैं, कौन अवाम को आपके खिलाफ कर रहे हैं, इसका नोटिस जरूर लें। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी।